चलिए, सो यूनिट 1 को फिनिश करने के बाद नाउ वी आर स्टार्टिंग द यूनिट 2। और बिफोर स्टार्टिंग द यूनिट, अपनी कॉपी के पेज पर लिख देना, बुक में लिख देना, नोट्स में लिख देना, अगले चैप्टर से एक सिमुलेशंस आएगा। मार्क माय वर्ड, 9 जनवरी रात के 10:47 पर मैं आपको यह बोल रहा हूं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में से एक सिमुलेशंस आएगा। अगली यूनिट का क्या नाम है बेटा? कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। तो ये मान के चलिए कि आपको अगर 7 सिमुलेशंस जो करने हैं, उसमें से एक सिमुलेशंस आपको कोड ऑफ कंडक्ट में से देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा सर प्रोफेशनल कंडक्ट? क्योंकि एआईसीपीए का ब्लूप्रिंट इसको कवर करता है बहुत अच्छे से। और अगर आप सीपीए बनेंगे तो आप एक बॉडी के मेंबर बनने वाले हैं बेटा। जब आप एक बॉडी के मेंबर बनने वाले हैं तो आपको उस बॉडी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे ना, कि सीपीए प्रैक्टिस करते समय क्या क्या बातों को ध्यान में रखें। जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनके ऊपर आईसीआई का कोड ऑफ एथिक्स एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे आप लोग जब सीपीए बन जाएंगे तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और ये रूल्स जो हैं बिल्कुल एआईसीपीए के बुलेटिन से उठाए हैं, मतलब बिल्कुल ये समझिए कि एक्ट से उठा लिया इनको। तो ग्लेम का कुछ मिक्सचर, कुछ अपने रिसर्च, और एज इट इज इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि 4 से 5 एमसीक्यू भी आते हैं, बच्चे बोलते हैं, और सर एक सिमुलेशन देखने को मिलता है इसमें से। और आप लोगों के नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, सीपीए की एग्जाम एआई बेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस। मतलब अगर आपके 2-3 प्रोफेशनल कंडक्ट के क्वेश्चन गलत हो गए तो सेकंड टेस्ट लेट में से हो सकता है 6 क्वेश्चन आपको प्रोफेशनल कंडक्ट के ही देखने को मिल जाए। तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और अगर 6 गलत हो गए तो सिमुलेशंस भी हो सकता है आपको इसी से देखने को मिलेगा। तो बहुत सावधानी से पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्लो चलेंगे हम इस चैप्टर में, ज्यादा स्लो चलेंगे, जो हमारी स्पीड है उससे भी स्लो चलेंगे। तो सर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल कंडक्ट। मतलब यहां पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग को कंसीडर नहीं किया जा रहा कि एक सीपीए ने जाके किसी को मर्डर कर दिया तो वो कोई प्रोफेशनल कंडक्ट थोड़ी है, वो तो उसका पर्सनल कंडक्ट है। तो यहां पर जो कंडक्ट बताए जा रहे हैं वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में बताए जा रहे हैं, कि अगर आप कोई प्रोफेशनल कैटेगरी में किसी प्रकार का कोई कंडक्ट करते हैं तो उसके ऊपर क्या रूल्स, क्या प्रोनाउंसमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल होने चाहिए। ऑल द एआईसीपीए मेंबर, आप सभी लोग सीपीए बनेंगे तो आपको अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते समय इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पब्लिक है, टुवर्ड्स क्लाइंट है, टुवर्ड्स कॉलीग है। और ये रूल्स किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो हम आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन ये कुछ रूल्स हैं जो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला रूल क्या बोलता है? प्रिंसिपल, सबसे पहला रूल, ऑल मेंबर्स शुड एक्सरसाइज प्रोफेशनल एंड मॉरल जजमेंट व्हेन कैरिंग आउट देयर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपको प्रोफेशनली काम करना है। आप जो भी टास्क टेक केयर कर रहे हैं उसमें आपका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि हमारे प्रोफेशनल को डिसरेपुटेशन नहीं होना चाहिए। आप एक बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक वर्ल्ड की नंबर 1 बॉडी है जो एआईसीपीए सबसे ज्यादा मेंबर है उसके पूरे वर्ल्ड में। तो आप दुनिया के सबसे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट से बड़े बनने वाले हैं, ये ध्यान रखना। सीपीए इंटरनेशनली इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट से बड़ा है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भले ना हो, लेकिन मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा है। तो सर आपको प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट आपका, बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है, क्लाइंट के इंटरेस्ट में काम नहीं करना है। एग्जाम का क्वेश्चन है कि आपको क्लाइंट के इंटरेस्ट के काम में करना है, प्रैक्टिस फॉर्म में करना है, या एआईसीपी की, वो तो आपको ऐसे कंफ्यूज करेंगे, इसलिए बोल्ड लाइन, मेंबर शुड फॉलो द क्लाइंट रिलेशनशिप। मतलब क्लाइंट के लिए आप, क्लाइंट सॉरी, पब्लिक इंटरेस्ट को आपने क्या करना है? फॉलो करना है। तो पब्लिक इंटरेस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऑनर द पब्लिक ट्रस्ट। जो भी आप करेंगे उस टास्क के कारण एक पब्लिक का ट्रस्ट आपके ऊपर है कि यार आपने किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है तो पब्लिक आपके ऊपर भरोसा कर रही है। इंटीग्रिटी हम बार बार पढ़ चुके हैं। इंटीग्रिटी का क्या मीनिंग है?
इंटीग्रिटी किस चीज से रिलेटेड होती है? इंटीग्रिटी का अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग बोलूं तो प्योरिटी, हाईएस्ट सेंस ऑफ इंटीग्रिटी। यहां पे वर्ड क्या है? हाईएस्ट सेंस ऑफ इंटीग्रिटी। टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस, मतलब आपको अनबायस्ड रिलेशनशिप होना है, बायस्ड नहीं होना है कि आप एक क्लाइंट के साथ कैसे हैं, दूसरे क्लाइंट के साथ कैसे हैं। आपको अल्टीमेटली क्या करना है? प्योरिटी मेंटेन करना है, अनबायस्ड बिहेवियर आपका होना चाहिए। ये वर्ड है। ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिविटी वर्ड से सब्जेक्टिविटी। अब मुझे बताइए, ये वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कई बार। एक कंपनी का मैनेजमेंट जब अकाउंटिंग एस्टिमेट करता है, वो सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है? मैंने आपको वर्ड दे दिए। आप अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने एक इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म पर्पस पे माना, ये सब्जेक्टिव मैटर है या ऑब्जेक्टिव मैटर है? तो सर ये सब्जेक्टिव है। मतलब सर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में सब्जेक्टिव हो सकता है, मेंबर नहीं। एग्जामिनर आपको यही कंफ्यूज करेगा, आप तो ऑब्जेक्टिव रट के गए थे, अरे सर ने ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी, उन्होंने ऑडिटर का ऑब्जेक्टिविटी बोला, आप मैनेजमेंट का पूछ रहे हैं। तो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिविटी। फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिविटी इज ए स्टेट ऑफ माइंड। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आपके इंटरेस्ट, हितों का टकराव नहीं होना चाहिए कि आप एक कंपनी में ऑडिट करने भी जा रहे हैं और उस कंपनी के आप डायरेक्टर भी बनकर बैठे हैं। द मेंबर मस्ट इम्पार्शियल, इंटेलेक्चुअल, ऑनेस्ट एंड फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन शायद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है, और इवन सिमुलेशन इन दो लाइन से बनेगा, इसीलिए मैंने बेसिक क्लासेस लेते समय आपको इन दोनों के ऊपर एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर दिया हुआ है। मेंबर इन प्रैक्टिस शुड बी इंडिपेंडेंट इन फैक्ट एंड अपीयरेंस। मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मेरा एक दोस्त है बचपन का, वो एक कंपनी का डायरेक्टर है। उस कंपनी का मैं ऑडिट करना चाहता हूं, मेरी इंडिपेंडेंट इंपेयर होती है या नहीं होती? वो मेरा फ्रेंड है और ये सबको पता है। और मेरी अगर इंडिपेंडेंस इंपेयर हो रही है, तो ये अपीयरेंस में हो रही है या फैक्ट में हो रही है? दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो जिसको लगता है वो लिख दें। तो मैं आपको फैक्ट वर्सेस अपीयरेंस समझाने जा रहा हूं। फैक्ट वर्सेस अपीयरेंस लिखते चलो, मैं सबके आंसर पढ़ रहा हूं। फैक्ट 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 लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे फैक्ट लिख रहे हैं। फैक्चुअल चीजें खास, क्या कोई मेरा दोस्त है तो इसका मतलब ये फैक्ट हो गया कि मैंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया? मुझे आप ये बताइए, वो मेरा फ्रेंड है, मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है, मैंने फ्रेंड वर्ड यूज किया। क्या आप फैक्चुअली कोर्ट में जाके ये बात साबित कर सकते हो कि मैंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया? फैक्ट, नो एविडेंस, आपके पास कोई एविडेंस नहीं। लेकिन थर्ड पर्सन जो मुझे देख रहा है, उसको पता है कि यार ये सीपी और ये दो बचपन के दोस्त हैं। तो ये अपीयरेंस वाली, तो अपीयरेंस का कीवर्ड क्या है? अपीयरेंस इन द आई ऑफ अ थर्ड पर्सन। जहां थर्ड पार्टी को लगता है कि यार ये रिलेशनशिप, और हम थर्ड पार्टी सर इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज योर ऑब्जेक्ट टू वर्क इन ए पब्लिक इंटरेस्ट। जब आपका ऑब्जेक्टिव बेटा पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है, तो इंडिपेंडेंस यहां पर इंपेयर्ड हुई है, वो फैक्ट में नहीं हुई है, अपियन। तो सर हम जहां कहीं भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अब मैं आपसे बोलता हूं एक कंपनी के मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, उसमें मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट, आप मुझे बताइए ये इंडिपेंडेंस इन फैक्ट इंपेयर्ड हो गई या अपीयरेंस होगी? तो आप फट से बोल दोगे सर ये तो फैक्ट हो गया कि आप किसी ऐसे कंपनी के जिसके आप मालिक हो, आप कितना ही बोल दो मैंने ईमानदारी से ऑडिट किया है, हो ही नहीं सकता।
फैक्ट से हम बता देंगे कि आप उस कंपनी के अगेंस्ट में नहीं जा सकते क्योंकि आपका पर्सनल इंटरेस्ट यहां पर इन, तो जहां थर्ड पार्टी आएगी बेटा वहां अपीयरेंस आएगा। और सर अगर हम पब्लिक प्रैक्टिस में है तभी तो हमें इंडिपेंडेंट होना है। ए मेंबर नॉट इन पब्लिक प्रैक्टिस नीड नॉट टू बी, आप जॉब कर रहे हो, आपने सीपीए बन गए, आपने प्रैक्टिस नहीं करना तो आपके ऊपर ये रूल थोड़ी एप्लीकेबल होगा। आप तो जॉब कर रहे हो, लेकिन जॉब वालों के ऊपर भी कुछ रूल एप्लीकेबल होंगे, वो पढ़ेंगे। तो वो जो सिनेरियो था मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दे दिया कि सारा है वो कंपनी के मैनेजमेंट के साथ में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में भी रहती हैं। वॉज प्योरली ए सोशल रिलेशनशिप है उनका, प्योरली वॉज ए सोशल। इट माइट क्रिएट अपियरेंस इशू। तो सर एक कीवर्ड आ गया जहां पर आपके सोशल रिलेशनशिप देखने को मिले, वहां पर आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो इंपेयर्ड हो जाती है ड्यू टू अपियरेंस। तो सर ऐसे तो सीपीए किसी के साथ सोशल रिलेशन रख ही नहीं रख पाएगा। तो बताइए आपको इस थ्रेट को कंप्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए क्या? यस और नो? आप मेरे क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के दिया करिए। मैंने बोला कंप्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए क्या? नहीं सर, सीपीए भी तो इंसान है ना। एक क्लाइंट है, वो एक पूजा पाठ का काम करा रहा है, बोले मैं इसका ऑडिट करता हूँ, मैं भगवान से मिलने में ना जाऊं, मैं उसके ऑडिट ऑडिट उसने बोला कि यार हमारे घर का उद्घाटन है, सीए सर आप हमारे कंपनी का वो करते हो। तो हमने एक भजन संध्या रखी, मैं आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूँ, वहां पे हो सकता है उन्होंने प्रे रखी हो, क्रिश्चियन हो वो, तो हमें उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाना कि सर हम अमेरिका, हम तो आपको एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। तो सर थ्रेट को हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, थ्रेट को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। दूसरी बात सर, आप वर्ड यहां पर यूज कर रहे थे अपेयरेंस, तो फैक्ट का एग्जांपल मैंने दिया आपको। आपने किसी कंपनी के सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ शेयर होल्ड कर रखे हैं, मैं यहां पे केवल कीवर्ड को हाईलाइट कर रहा हूं, बाकी आपको पढ़ना है क्योंकि बाकी चीजें मैं बोल रहा हूं। तो आपने किसी कंपनी के सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ शेयर होल्ड कर रखे थे, तो आप उस कंपनी का अगर ऑडिट करेंगे तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। और इंडिपेंडेंट कंडीशन मस्ट होनी चाहिए या शुड होनी चाहिए? अगेन, ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट और ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, दोनों में बड़ा फर्क है। ये अनकंडीशनल रिक्वायरमेंट, मनमोहन गुप्ता शुड वर्ड यहां यूज नहीं होगा, यहां पर मस्ट वर्ड होगा। ये अनकंडीशनल रिक्वायरमेंट है, प्रिज्यूमली मैंडेटरी नहीं है। अनकंडीशनल मतलब अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, यू मस्ट नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट और यू शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। अगेन मैंने वर्ड यूज कर दिया, यू मस्ट नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। तो डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन, आप ओपिनियन देने से ही क्या कर देंगे? तो कई बच्चे ये डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन को डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन समझ लेते हैं। डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन मतलब मैं देने से ही मना कर रहा हूं, भैया मैं काम ही नहीं ले रहा ऐसा, ये मीनिंग होता है। ये वर्ड को भी ध्यान रखना, बहुत मिस इंटरप्रिटेट करोगे आप, क्योंकि मैं जो वर्ड आपको बोल रहा हूं मैंने क्वेश्चंस को बहुत बार करा हुआ है और बहुत माइन्यूटली ऑडिट को ऑब्जर्व किया है। तो डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन फर्क होता है, समझ गए आप? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी हो गई, इंटीग्रिटी हो गई, इंडिपेंडेंट हो गए। ड्यू केयर मतलब यू शुड हैव टेक्निकल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आपको कॉम्पिटेंसी लेकर आनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि अगर हमारे पास कोई काम आता है जिसको हमने कभी किया ही नहीं है, तो क्या हम उस काम को एक्सेप्ट ना करें? हम उस काम को एक्सेप्ट कर लेंगे। स्ट्राइव फॉर इंप्रूव कॉम्पिटेंसी एंड क्वालिटी सर्विस, तो आपको वो काम के लिए अपनी कॉम्पिटेंसी को कई बार क्या कर लेना चाहिए? इंप्रूव कर लेना चाहिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये ग्रीन करने का पर्पस है, ऑल मेंबर मस्ट एडिक्वेटली प्लान एंड सुपरवाइज एनी एक्टिविटी विच दे वर रिस्पॉन्सिबल। तो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है ड्यू केयर से, ना कि इंडिपेंडेंट से, ऑब्जेक्टिविटी से। और तो ड्यू केयर में आप अपने काम को एडिक्वेटली क्या करेंगे? प्लान करेंगे। तो सर ड्यू केयर हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, आगे बढ़ते हैं।
प्रिंसिपल कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करने, जो भी काम आपके पास आता है, जो भी सर्विसेज आप लेते हैं, जो प्रोफेशनल कंडक्ट आपको मेंटेन करना है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, एक डेफिनेशन को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, जैसे ये वाले कंडक्ट है। इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी आपको मेंटेन करनी है, इंडिपेंडेंस आपको रहना है, जनरल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने, एसएएस पहला चैप्टर, कंप्लायंस स्टैंडर्ड फॉलो करने, कंप्लायंस के लिए आपने स्टैंडर्ड पढ़े, रिव्यू स्टैंडर्ड्स पढ़े। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके प्रोफेशन को डिस्क्रेडिबल हो जाए। अब कंटिजेंसी फीस आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते, फ्यूचर में पढ़ेंगे। किसी आउटकम के बेसिस पर आपको कोई, ये इसके लिए रूल्स हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जब आप पब्लिक प्रैक्टिस में होते हैं ना, तो आपको बहुत सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, ये तो जनरल बात है। एक्ट ऑफ डिस्क्रेडिबल मत करो। पता चला आपने किसी को चेक दे दिया काट के और वो चेक बाउंस हो गया, तो आपने अपनी प्रोफेशन को डिसरेपुटेशन की है। क्या हम किसी को रेफरेंस फीस ले सकते हैं, इसके रूल्स हैं। क्या हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, क्या हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऐसा रख दें, टैक्स फ्री कंसल्ट, जीरो टैक्स सीपीए फॉर्म, क्या रख सकते हैं इस प्रकार का नाम? व्हाट डू थिंक? अभी एक स्टूडेंट ने पूछा, सर अगर ऑडिटर की वाइफ किसी कंपनी के में शेयर होल्ड करती है तो क्या हम उसका ऑडिट कर सकते, नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें अभी हमें कवर मेंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कि अगर हमारा कोई रिलेटिव, वो कवर मेंबर आगे आएगा, पर अभी हम पहली यूनिट में हैं। तो मैंने आपसे दो तीन बातें पूछी, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुछ ऐसा वैसा मत रख लो। क्या आपने कभी इंडिया में ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोई मैसेज सुने कि प्लीज ऑडिट करवा लो? आया आज तक कभी कोई ऐसा मैसेज आपको, कि फाइल यूर इन ऑडिट, की वी आर प्रोवाइडिंग ऑडिटिंग सर्विसेज, कहीं आया हो इंडिया में आपको आज तक? कहीं आपने ऐसे सेल्समैन भटकते हुए देखे हो कि यार हम ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं ऐसा देखा हो? अब आप दिल्ली दिल्ली में लक्ष्मी नगर में कभी जाइए, वहां सीए लोगों ने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, सीए कोचिंग ये वो। लेकिन क्या किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा बोर्ड लगाया कि हम ऑडिट कर रहे हैं? नहीं लगाया। तो आप जब एक सीपीए बन जाएंगे, तो आपको भी एडवर्टीजमेंट से एक क्लाइंट को सॉलिसिट करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, जो हम आने वाली यूनिट्स में पढ़ने वाले। सर हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं फिर? इसमें बेटा हम ये पढ़ रहे हैं कि जब आप पब्लिक प्रैक्टिस में होते हैं तो आपको बहुत सारे रूल्स और नॉर्म्स को क्या करना है। तो सर पब्लिक प्रैक्टिस के साथ में एक वर्ड आ रहा है, मेंबर इन बिजनेस। ये आपके लिए नया वर्ड है। मतलब हर वो सीपीए अदर देन पब्लिक प्रैक्टिस में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर इन बिजनेस। लाइक एम्प्लॉयड बाई कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट एंटिटी, नॉट फॉर प्रॉफिट, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो आप मेंबर इन बिजनेस हैं। समझ में आ गया? इसको हम बोलते हैं मेंबर इन बिजनेस। तो अभी ये रूल्स क्या सबके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, उसको भी पढ़ना है, हमने बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। तो कुछ रूल्स जो है वो मेंबर इन बिजनेस पर भी अप्लाई होंगे। कि आप अगर मेंबर इन बिजनेस हैं, स्टिल यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। जैसे कमीशनन के, वो पढ़ेंगे हम, कमीशन वाले पढ़ेंगे, रेफरल वाले पढ़ेंगे। कि अगर आप एक किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपने देखा यार मेरे पास पूरी अथॉरिटी है, आपकी कंपनी ने आपको अथॉरिटी दी है कि यार आपको इस कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम डेवलप कराना है, आपने बोला ठीक है। आपने कोटेशन ली और बोला कि देखो इस कंपनी का पूरा आईटी डेवलपमेंट आपसे करा रहा हूँ, 20% कमीशन मेरी है। तो अगर अब यहाँ पे ये रूल नहीं होता, तो आप बोल देते ना, सर हम तो प्रैक्टिस कर नहीं रहे, सीपीए ने कोई गलत काम थोड़ी किया, कमीशन वो ले सकता है। तो क्या इसके लिए कुछ रूल्स आएंगे? वो आने वाले यूनिट्स में आएंगे, वो सब हम पढ़ेंगे। तो आपको मेंबर इन बिजनेस के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। चलिए अभी थोड़े क्वेश्चन फिर करेंगे, सर हमारी आदत है जो पढ़ते हैं उसको अप्लाई करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्यू क्वेश्चंस, क्योंकि 12 क्वेश्चन दिए हैं, दो चार क्वेश्चन आप लोग करिए और देखिए कि जो सुनते हैं वो अप्लाई होता है नहीं होता। और हम ये भी तो देखें सर, हम जो पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ते कुछ और हैं और क्वेश्चन कुछ और आते हैं। वो तो आपको ओवर द पीरियड ऑडिट लग जाएगा ना, कि सर की क्लास पढ़ के अप्लाई एप्लीकेशन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है।
अब एक एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना, ये नॉट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्लेम ने तो वो एनओटी को बोल्ड कर दिया, एग्जाम में नहीं होगा। ए सीपी हु इज नॉट इन पब्लिक प्रैक्टिस obligated to follow which of the following rule of conduct? Not in public practice। क्या उसको अभी पढ़कर आ रहे हो आप? अब देखो, कई बच्चों ने इंडिपेंडेंस फट से दे दिया, तो अभी तो पढ़ाया था जो इंडिपेंडेंस, जो पब्लिक प्रैक्टिस में नहीं हो सकता वो इंडिपेंडेंस नहीं फॉलो करेगा, फिर भी कई बच्चे ये बोल रहे हैं। तो मेजोरिटी बच्चे बोल रहे हैं सर कॉन्टिंजेंट फीस, कमीशन क्यों नहीं आया दिमाग में? और क्या एक पर्सन जो, उसको इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी? क्या आप बायस्ड हो सकते हो अब प्रैक्टिस नहीं करते हो? तो मैं ऐसा वर्ड बोल रहा हूं तो देखो, तुरंत आपने वो लास्ट, अब मैं आपको कंफ्यूज करता हूं तो आप तुरंत बी आंसर दे देते हो, बोले सर आप फट से लगा दो बी। तो बेटा मैं तो इंफिसिस दिलाता हूं आपको कि देखो, मैंने मैंने आपसे क्या बोला कि यार जो पर्सन पब्लिक प्रैक्टिस नहीं करता, क्या वो इंटीग्रिटी नहीं मेंटेन करेगा? क्यों नहीं मेंटेन करेगा? मैंने आपको अभी बुक में पढ़ाते समय ये कहा बोला था कि कमीशन के लिए, मैंने बोला था हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी कमीशन दे सकते हैं कौन सी, मैंने ये बोला था। मैंने थोड़ी बोला था कि कमीशन पे काम ही नहीं कर सकते, ये कहा मैंने पढ़ा है? तो क्वेश्चन को पढ़ते समय जंप करना कंक्लूजन पे नहीं है। पढ़ो और सोचो कि यार क्या एक पब्लिक, एक ऐसा सीपीए जो जॉब कर रहा है वो इंटीग्रिटी ना हो, उसके अंदर इंटीग्रिटी ना हो, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी ना हो, बायस्ड रहे अपने हर काम में। ना 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 ना। समझ में आया? ध्यान से, अब ध्यान से पढ़ना। कितना लप्पू क्वेश्चन है यार ये। मतलब इस क्वेश्चन का बुक में आंसर भी नहीं होना चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट क्यों बनने चाहिए, मुझे बताइए। क्यों बनना चाहिए? तो आप सभी का कहना है कि सर पब्लिक आपको एक्सेप्ट करे इसीलिए, तो बिल्कुल सही है। अगर कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, आपके ऊपर कुछ रूल्स होंगे, तो आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे तभी तो। आप सोचिए, अगर किसी कंट्री की सक्सेस, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जनरल नॉलेज, मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हर क्लास में पूछता हूँ, किसी भी देश की सक्सेस में सबसे बड़ा रीजन क्या है? एक रीजन आप बताओ। मैंने ये मूवी में एक डायलॉग सुना था, मुझे बहुत पसंद आया, अनुपम खेर की मूवी थी वीर जारा। जब उसने डायलॉग दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अनुपम खेर कोर्ट में खड़े होकर एक बात बोलता है, किसी की भी किसी कंट्री की सक्सेस वहां के रूल ऑफ लॉ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर रूल ऑफ लॉ सबके साथ इक्वल बिहेव करेगा तो वो कंट्री हमेशा सक्सेस होगी। और जिस कंट्री में रूल ऑफ लॉ ताकतवर के लिए अलग हो जाए और कमजोर के लिए अलग हो जाए, वो कंट्री किसी ना किसी दिन फेल हो जाएगी। तो रूल्स आपको क्या सिखाते हैं? एक सीपीए, अगर एक अनुपम खेर का वीर ज़ारा मूवी में डायलॉग था, कोर्ट में खड़े होकर, मेरे को बड़े पसंद आया यार, मैंने मजा आ गया सुन के। और उस दिन से मैं फॉरेन कंट्री की थोड़ी रिस्पेक्ट करने लगा कि मैंने यार वहां पे रूल बड़े अच्छे हैं, सिग्नल तोड़ा तुरंत 5,000 50,000 का चालान। फिर वो प्रधानमंत्री तोड़े या एक नॉर्मल पर्सन तोड़े, तो रूल ऑफ लॉ है। तो यहां पर भी आपसे क्या शिक्षा मिलती है कि एक प्रोफेशनल बॉडी अगर कोई रूल ऑफ लॉ बनाती है तो पब्लिक का ट्रस्ट उसके ऊपर बढ़ेगा ना। कोड ऑफ एथिक्स क्या है? रूल्स। जितना ज्यादा आप लॉजिकल सोचेंगे उतने क्वेश्चन आपके सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को मुझे समझाना पड़ेगा, अभी आगे आएगा ये, रहने दीजिए। शायद इससे सरल क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। गलत होना भी नहीं चाहिए आपका, किसी का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जरा सभी लोग लिखो इस क्वेश्चन का आंसर।
सीपीए का एक ही काम है सर, ऑनर करना पब्लिक का ट्रस्ट। कॉम्पिटेंटली क्या चीजें होती, कॉम्पिटेंसी। अब ये वर्ड बहुत खतरनाक होते हैं, एक्सेप्ट, क्वेश्चन करते समय। मैं आपको ये इसलिए जगा रहा हूं क्योंकि जो भी आप करेंगे सॉफ्टवेयर आपकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर रहा है, और अगर आप जल्दबाजी में बोले सर दोबारा कर लेंगे आंसर, तो फिर अच्छा, एक रॉन्ग अप्रोच बच्चों की ये होती है, बोले सर बाद में आंसर तो आ ही जाएगा, बेटा परफॉर्मेंस तो गलत रिकॉर्ड हो जाएगी ना, 4 गुना मेहनत हो जाएगी। यहां पे वर्ड है कॉम्पिटेंटली। आंसर दे दो, कॉम्पिटेंसी कैसे पता चलती है आपकी। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर अगर हम अनबायस्ड हैं तो हमारे अंदर कॉम्पिटेंसी है। मैं कुछ स्टूडेंट का फेवर करता हूं, क्या इस बात से मेरी कॉम्पिटेंसी डिसाइड होगी? चलो, या मैं पढ़ाता कैसे हूं प्रोविजन को, इससे मेरी कॉम्पिटेंसी डिजाइन होगी, मेरे पास टेक्निकल नॉलेज कितना अच्छा है। कॉम्पिटेंसी कैसे डिसाइड करते हो आप? अब यहां पर एक वर्ड लिखा सीपीए स्टाफ का टेक्निकल क्वालिफिकेशन, और यहां पर एक वर्ड आ रहा है एक्सेप्ट, उसको भी ध्यान में रखना है। तो सर एक्सेप्ट वर्ड बोला है तो फिर तो आंसर यही होना चाहिए ना, क्योंकि वहां पे वर्ड एक्सेप्ट लिखा हुआ है। और मैंने बोला, आपने एक्सेप्ट, मैंने बोला, मैंने तो ध्यान से पढ़ा नहीं, आपने आंसर मान लिया, तो बिल्कुल सही। क्योंकि सर वहां पे बोला कि इसको छोड़कर, मतलब कॉम्पिटेंसी कभी भी आपके बायसनेस से थोड़ी डिसाइड होती है। यार मैं डिस्क्रिमिनेशन कर दूं तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि सर आपके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर के कारण कॉम्पिटेंसी जज नहीं होती है। बात समझ में आती है कि नहीं आती है आप लोगों को? तो सर यहां तो अंग्रेजी भी ठीक ठाक होनी चाहिए। बात समझ आई कि नहीं आई? अंग्रेजी इंटरप्रिटेशन की स्ट्रांग होनी चाहिए, बोलने वाली नहीं। मतलब यू शुड हैव गुड इंटरप्रिटेशन स्किल। You can read the provision and you can understand the provision and you can apply the provision। मतलब आपके अंदर जो क्वालिटी है वो एप्लीकेशन वाली बेस्ट होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के साथ में जस्टिफिकेशन दे पाएंगे। और ये क्वालिटी लेक्चर को 2-3 बार पढ़कर, सुनकर और मेहनत करने से आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो ऑडिट के बाद जब आप लोग रेगुलेशन पढ़ने आएंगे, फार और रेगुलेशन, फार का लैंग्वेज से गेम नहीं है, रेगुलेशन में भी वही सारी चीजें चेक होंगी आपकी, कि हाउ ये इंटरप्रिटेट द प्रोविजन। तो आज हमने एक